वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आखिर युद्ध की दुंदुभी बजी और 20 नवंबर की संध्या को सब सेनाएं अपने अपने वापस बैरक में पहुंच गई हैं और अब 23 नवंबर की प्रतीक्षा है। मैं जो इस समय थोड़ा प्रसन्न हो रहा हूं, थोड़ा कि मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूं। एक तो झारखंड में जबरदस्त वोटिंग हुई, 8-10% ऐसा आकलन हो रहा है कि ज़्यादा पिछले चुनाव से ज़्यादा वोटिंग हुआ है। उत्तर प्रदेश में गजब ढा दिया है सनातनियों ने। और महाराष्ट्र में जो मामला शुरुआत में बड़ा ही महायुति के लिए बड़ा मुश्किल सा दौर था, लेकिन बीच चुनाव तक आते आते वो मुकाबले पर आई और चुनाव खत्म जब हो रहे हैं या हुए उस समय तक वह वापस विजय मुद्रा में आ गई है। तो तीनों जगह पर हम कहें कि चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में भी 9 सीट मतलब एक छोटा मोटा प्रदेश हो गया। तो और वो क्योंकि वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से है, तो कुल मिलाकर के वो भी एक तरीके का उपचुनाव जैसा ही है। उपचुनाव नहीं कहना चाहिए, वो एक किसी प्रांत के किसी प्रदेश के चुनाव जैसा ही है। तो तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने या कि राष्ट्रवादी विचार वाले दल ने अपना काम किया। थोड़ी सी एक हट करके चर्चा कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, ये जो 22 जनवरी 2024 में प्रभु श्री राम अपने घर में पहुंचे, अपने मंदिर में पहुंचे, उसके बाद से लेकर के तो 4 जून तक कैसे हालात थे। माना कि बाद में ये लहर जो पहले तूफान था, राम तूफान, राम आंधी, राम हवा, और बाद में हम लगभग सम की स्थिति पर आ गए थे। आखिरी में तो लू की लपटें और वो जो उसका प्रभाव था, चुनाव आयोग ने कुछ इस तरीके से 2-3-4 महीने तक उस चुनाव को खींचा कि वो लहर ही खत्म हो गई। यूँ कहना चाहिए प्रभु राम तो हमारे हृदय में रहते हैं और प्रभु राम का ये पूरा जो मंदिर है ये सब कुछ उस निमित्त है भी नहीं, लेकिन एक लहर तो होती है ना, सनातन की लहर। उस सनातन की लहर को कहीं थोड़ा सा बोझिल करने, उसको मंद करने का कार्य चुनाव आयोग ने भी किया, जो वो वोटिंग को आखिरी 2 जून तक खींच करके ले गया। 1 जून 2 जून तक खींच कर ले गया। बताइए कहाँ। तो लगभग 6 महीने तक उसने उस पूरा जो हमारी लहर थी, उस लहर को बहुत कुंद कर दिया था चुनाव आयोग ने। तो लेकिन चुनाव आयोग बाप का बाप कौन वाली बात। लेकिन मैं भाजपा, आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, शिक्षक रहा हूँ, 29 साल तक कॉलेज में मैंने प्रोफेसरी की है। उससे पहले 7 साल केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक रहा हूँ। उससे पहले मैं 7 साल तक मध्य प्रदेश सरकार के प्राथमिक विद्यालयों में भी रहा हूँ शिक्षक। तो लगभग 43-44 वर्ष तक मेरा शिक्षकीय अध्ययन और अध्यापन का मेरा अपना अनुभव है, वो मेरी तपस्या है। तो मैं एक शिक्षक पहले हूँ, बाकी पार्टियाँ ये सब है, और भाजपा की भी का भी मेरे हृदय में स्थान इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये राष्ट्रवादी दल है, सनातनियों की चिंता करने वाला दल है। इसलिए मैं मुखर होकर बोलता हूँ। किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, बुरा लगता है मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब मत करो, मुझे बुरा भला नीचे लिखना है, या लिखिए, मुझे कोई अंतर पढ़ना नहीं। इस उम्र में आप अंतर पढ़ के मुझे पढ़ेगा भी क्या, तुम मेरा कर भी क्या लोगे। तो मुझे तो जो बोलना होगा बोलूँगा, बीजेपी के लोगों के लिए भी बोलूँगा। आप कल्पना करके देखिएगा कि जो थोड़ा सा लोकसभा चुनाव के समय जो थोड़ा सा बीजेपी में भी आपको भी लगा होगा और मुझे भी लगा कि थोड़ा अहंकार का भाव हल्का सा कहीं उसकी गंध आती थी ना, प्रचार में भी, चुनाव प्रचार में भी। वो जो अब की बार 400 पार, तो ये ऐसा लगता था कि सामने वालों को हम कुछ गिन ही नहीं रहे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई। श्रद्धेय मोदी जी, क्या मुझे नहीं लगता उन्होंने अपने हृदय से ऐसा किया होगा या उन्होंने ऐसा बोला होगा, लेकिन मोदी की गारंटी, मोदी बस जब सब तरफ से इस तरीके से माहौल कर दिया गया था, पूरा एक था थोड़ा सा व्यक्तिवादी जैसा हो गया था।
तो जबकि भारतीय जनता पार्टी विचारवादी है, ये सनातन और राष्ट्रवादी विचार को अपने 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 कलेजे में लेकर के चलने वाली पार्टी है, जिसको जिसको संघ ने अपने अपने रक्त के संस्कार से पैदा करके और बड़ा किया है। उसी दौरान किसी, मुझे नहीं पता कौन से एक नेता ने ये भी बोल दिया था कि हमें संघ की अब आवश्यकता नहीं है, हम तो अब इतने बड़े हो गए। तो खैर बाद में सभी नतमस्तक हो गए और सबके समझ में आया कि बाप तो बाप ही होता है। बाप तो बाप होता है, पिता पिता होता है, पिता का सम्मान को कभी कभी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं झारखंड में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में सबकी बोलती बंद है बिल्कुल। कोई भी घमंड का ऐसा कोई ज़्यादा दे रहे हूँ, थोड़ा सा अमित शाह जी ने जरूर एक आध जगह मुझे ध्यान आ रहा, शायद उन्होंने नहीं बोला या कौन से नेता ने बोला होगा कि शरद पवार तुम्हारी इतनी पुश्तें आ जाएगी तो भी तुम फलाने ये 370 नहीं ला सकते। मतलब थोड़ा सा वाणी में थोड़ा घमंड था। कौन नेता थे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हल्का सा एक इस चुनाव में मामूली सा आया था, लेकिन वो उसको दबा दिया गया, वो दब भी गया। या तो सामने वाले को खुद ही समझ में आ गया होगा कि मैं डीरेल हो रहा हूँ, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो एक को हम समीक्षा भी कर रहे हैं साथ साथ। और मुझे पता है ये मेरा वीडियो कई सारे बहुत धीर गंभीर और विचारवान लोगों के पास ही पहुंचता है, सनातनियों के पास ही पहुंचता है, राष्ट्रवादियों के पास ही पहुंचता है, और जो भविष्य की इस राष्ट्र की योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं उन बंधुओं के पास भी पहुंचता है। इसलिए मैं, लेकिन कवि हूं तो मुझे इतनी स्वतंत्रता तो दीजिए कि मेरे जो मन में आता है मैं बोलूं। और मैं वही इस चैनल में अब तक बोलता रहा हूं। लगभग 1.5 माह पहले ही ये चैनल मैंने आरंभ किया और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए ये चैनल रखा कि मैं राष्ट्रवादी और सनातनी विचार जो कहीं दबा दिए जाते हैं, या जो कंटेंट जाना चाहिए मेरे समाज के लोगों के बीच में, सनातनियों के बीच में, वो नहीं जा पाता है। और इसमें सोशल मीडिया में खासतौर से कुछ लोग इस तरीके से टूट पड़ते हैं कि उसको जो एक सकारात्मक विचार होता है सनातन के लिए, उसको भी नकारात्मकता की तरफ ले भगाते हैं। तो उसमें मैं सही परिप्रेक्ष्य में बात कह सकूं, थोड़ा 15-16 देश में मैं भी गया हूं, 29 साल तक प्रोफेसर रहा हूं, बहुत सारा कवि हूं, तो थोड़ा सा तो इस निमित्त मैं गर्व, मतलब ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन निवेदन कर रहा हूं कि मेरा अपना सोच है, अपने तय का है। तो इस चुनाव में भाजपा भी बहुत संभल के पांव रख रही थी। संघ पूरे प्राण से इस दफे जुटा हुआ था। जो संघ के लिए जिन्होंने ऐसा बोल दिया था कि उनकी क्या आवश्यकता नहीं, मुझे पता नहीं कौन से किसी नेता ने बोला होगा, लेकिन बीजेपी के किसी नेता ने बोला था, वो भी चुप्पी साध करके और कहीं शांत थे, वो ज़्यादा दिखाई नहीं दिए ऐसे इन चुनावों में, क्योंकि वो दिखते तो लोगों को वो बात याद आ जाती। तो लेकिन पूरी एक जाजम पर बैठ करके और बीजेपी और संघ के बंधुओं ने भी बड़ा जम करके काम किया, और उसका परिणाम उत्तर प्रदेश में तो गजब का आने वाला है। 9 सीटें, 9 में से तो 4-5 तो समाजवादी पार्टी की थी, वो भी हाथ से निकल रही है, और बीजेपी की जो अपनी थी वो तो आ ही रही है। और गजब एक वातावरण बना है, राष्ट्रवादी वातावरण बना है, सनातनी वातावरण बना है। और जहाँ पर 45-50% तक एक समाज की आबादी है, वहाँ पर भी सनातनी जीत रहे हैं। मतलब बटेंगे तो कटेंगे, ये अंदर समझ में आ गया। इस नारे ने सारे समीकरण ठीक कर दिए। इस नारे ने हमारे वाल्मीकि समाज किया, हमारा ओबीसी समाज किया, हमारा सामान्य वर्ग का समाज किया, सबको। मैं अगर सही कहूं तो जो सच्चे दिल से देश को चाहने वाला कोई मुस्लिम भी होगा तो उसने भी बीजेपी को वोट दिया इस बार। आप नोट करके रखिएगा कि क्योंकि उनको अपने आईना दिखाया ना, योगी बाबा ने आईना दिखाया, तो उनको भी मुस्लिम बंधुओं को अपने पुरखे याद आए कि हमारे पुरखे बट गए थे, इसीलिए आतताई आए और उन्होंने उनका धर्म खराब करा करके और उनका पूजा पद्धति बदलवा ली। नहीं तो सनातनियों के पूर्वज और हमारे यहाँ के भाई इस पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत अपना,
इसमें कौन वहाँ का मक्का मदीना से अरब से आया हुआ हमारे मुस्लिम भाई है? सभी तो यहीं के सनातनी है, सभी हिंदू हैं, सभी का डीएनए एक है, सभी के रक्त के अंदर सनातनी रक्त है। इनके अंदर कोई नहीं, केवल पूजा पद्धति बदली है। इसलिए इंडोनेशिया के तो हमारे पड़ोसी देश है, वहाँ तो अभी तक वो खुल करके पूरे सनातनी प्रतीकों का पालन करते हैं। वहाँ की तो जो एयरलाइन है वो भी भगवान के नाम पर है। वो जो नोट छपते हैं उन पर भी भगवान की मूर्तियाँ वो छापते हैं। रामलीलाएं करते हैं, जगह जगह गणेश की, भगवान राम की, उनकी वहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई है। तो क्योंकि भाई, और उनसे कहते भी हैं, उनके किसी राष्ट्राध्यक्ष से एकदम पूछा गया तो बोले कि हमारे पूर्वजों ने पूजा पद्धति बदल ली, लेकिन हम हैं तो हमारे जो हम अपने पूर्वजों को थोड़ी बदल लेंगे। हमारे पूर्वज हिंदू थे, सनातनी थे, हम वो आराधना करते हैं, वो भी पूजा करते हैं। थोड़ी पद्धति हमारी और बदल गई। तो इतना विशाल हृदय शायद यहाँ के मुस्लिम बंधुओं का भी होता। लेकिन एक कहावत है ना कि आप क्षमा करना, बहुत एक राजस्थान की एक कहावत है कि रांड तो रंडापा काट ले पर रंडवे काटने नहीं देते। अर्थात मुस्लिम बंधु तो सनातनी प्रभाव में आकर के, मैंने अपनी आंखों से देखा है आज से 40 45 50 साल पहले किस तरह गांव में हम लोग सारे बंधु, होली भी हमारे मुस्लिम बंधु साथ मनाते थे, दिवाली साथ साथ हम पटाखे फोड़ते थे, हम गैर जो निकलती थी उससे मुस्लिम बंधु भी चला करते थे। लेकिन कांग्रेस ने इन 50-55 सालों में ऐसा जहर डाला उनके दिमाग में, अल्पसंख्यक, और उनको विशेष रूप से मस्जिद मतलब उनके पूजा गृहों में जाना और हिंदुओं को एक तरफ कर देना। तो हिंदू मुसलमानों के बीच में जो जहर फैलाया ना, वो कांग्रेस ने फैलाया। और ये बात जितने राष्ट्रवादी मुस्लिम है वो धीरे धीरे समझ रहे हैं, और इस बात को जितने बाकी भी समझ जाएं उतना ही ठीक है। भाई 20 करोड़ मुस्लिम बंधु, 18-20 करोड़ इस देश में रहते हैं। दुनिया में जितनी आबादी है उसका 1/5 तो यहीं रहता है। पाकिस्तान की जितनी आबादी, जितने मुस्लिम हैं, उससे ज्यादा मुस्लिम अभी भी भारतवर्ष में रहते भाई। तो हमारे बीच में जहर फैलाने का काम कांग्रेस ने किया है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बता दिया गया। योजनाएं ऐसी बनाई, नीतियां यानी कुनीतियां ऐसी बनाई कांग्रेस ने, कैसा हो गया। लेकिन अब जितना जल्दी मुस्लिम बंधु इसको समझ जाए उतना ही ठीक है। यह देश एपीजे अब्दुल कलाम को प्रणाम करता है। वो एपीजे अब्दुल कलाम जो माँ सरस्वती की प्रार्थना ऐसे किया करते थे जैसे कवि कालिदास कहीं करते रहे होंगे, जो हमारे मतीराम, पद्माकर, मीरा ये कहीं करते रहे होंगे। ये देश रसखान का है। वो रसखान जिन्होंने कहा, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरुणित नंद की धेनु मजारन, पाहुन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन। जो इस्लाम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, उसका रसखान आज से 500 साल पहले ही बोल रहा था कि प्रभु मुझे अगला जन्म दो तो मुझे ग्वाला बना देना, मुझे आप वो पक्षी बना देना जिसके कदम के नीचे आप आके बांसुरी बजाओगे, मुझे उस पहाड़ का, गोवर्धन का पर्वत बना देना जिसको आप अपने उंगली पर धारण करोगे। क्या बात है ये क्योंकि डीएनए सनातनी है यहाँ के मुस्लिम बंधुओं का। ये बराबर प्रवाह चल रहा था। लेकिन आजादी से कुछ वर्ष पहले जिन्ना आया, और जिन्ना नाम के जिन्न ने पहले यहाँ के मुसलमानों को बरगलाया। उसके बाद में वो जो जिन्न था जिन्ना का, वो यहाँ के कांग्रेसियों के आत्मा में घुस गया, और उसके बाद में बाकी काम नेहरू एंड कंपनी ने कर ही दिया। ये सच है, मैं सच बोल रहा हूं भाई। तो अभी के चुनावों में जो पूरी लहर चली सनातन की, जो बटेंगे तो कटेंगे कहा ना, तो कहीं मुसलमानों को भी अपने पूर्वजों का वो ध्यान आया होगा कि हमारे पूर्वज बट गए थे, नहीं तो आज भी हम मंदिर जा रहे होते, हम भी सनातनी ही होते। ये भाव कहीं आया होगा। तो उस नारे ने तो गजब का काम किया। उत्तर प्रदेश में एक और कमाल हो गया था। उत्तर प्रदेश में कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी ने चुनाव आयोग को लिख दिया कि बुर्के में चेक न किया जाए। जो बुर्का पहन के
जो जो महिला आएगी उसको सीधा वोट डालने दिया जाए। तो ये ऐसा कहीं होता है क्या? तो क्योंकि उसमें बूथ में महिला कर्मचारी भी रहती है, मतदान अधिकारी, वो बराबर चेक करती है। फिर तो आप तो कल से तो ये कह दोगे कि जो बुर्का पहन के आ जाएगा उनको आधार वाधार पहचान लाने की जरूरत नहीं, अंदर जाए बटन दबाए और चलते बने। तो उसके कारण से ध्रुवीकरण हुआ। उसके कारण से जो एक वर्ग विशेष के जो वो ये सोच करके अखिलेश बाबू भी बोले और उस पदाधिकारी ने पत्र दिया था कि इससे हमारे वोट एक मुश्त मिलेंगे। वो एक मुश्त तो शायद मिले नहीं मिले, मुझे नहीं पता, लेकिन सनातनियों पर उसका जबरदस्त असर पड़ा। उसका केवल वहीं उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उसका महाराष्ट्र में भी असर बहुत पड़ा। झारखंड में तो खैर ज़्यादा है नहीं, 5-7-10% ही भी मुस्लिम नहीं है, लेकिन असर तो पड़ा। तो ये एक तो उसका असर गया, उसके कारण से हुआ। झारखंड में भी अभी 67-68% वोटिंग के समाचार हैं। महाराष्ट्र में जरूर वोटिंग परसेंटेज लगभग वही जो पिछले चुनाव में था, इसलिए ये थोड़ा सा हल्का सा ये संशय है। यदि भी मैं अभी वो देख रहा था, सारे जो चुनाव से पहले जो वो दिखाते हैं प्री में कि इतनी सीटें इसको आएगी, इतनी सीटें इसको आएगी, विभिन्न चैनल बता रहे हैं और वो महायुति को ही बता रहे हैं। महायुति मतलब भाजपा और शिवसेना, एक नाथ शिंदे और अजीत पवार जी। अजीत पवार जी का तो भाई अभी भी मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि वो कमज़ोर खड़ी है, वो भाई किधर गुड़क जाएगा कोई भरोसा नहीं। इसी तरह वहाँ पर भी जो उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे को भी जितनी सीटें, उद्धव ठाकरे अब क्या है, ये जो 5वें-6ठे नंबर के लिए जो लड़ रहे हैं ना, वो अजीत पवार और उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं। अजीत पवार की भी जो मूल ज़मीन है, मूल वोटर हैं, वो उनके पास नहीं रहा। इस तरह उद्धव ठाकरे जी के पास भी जो मूल वोटर है, उनका खुद का वैचारिक जो बाला साहब ठाकरे के समय का था, वो उनके पास नहीं है। तो ये दोनों जमीन के बिना खड़े हुए नेता है, अजीत पवार भी और उद्धव ठाकरे भी। अजीत पवार के पास तो फिर भी ठीक है कि आखिरी में उन्होंने थोड़ी सी पलटी मारने की कोशिश भी की कि भाई ये नारा इधर नहीं चलेगा, ये वो करेगा। तो हुआ, लेकिन जो होना था वो तो तब तक हो गया। लेकिन तब भी, और मैं शुरू से बोलता रहा हूँ कि ये अभी जैसे बोल रहे हैं कि 150 से 170 के बीच में महायुति आ जाएगी, 110 से 130 के बीच में महाविकास आघाड़ी जो शरद पवार जी उद्धव ठाकरे जी वाली आएगी। कांग्रेस का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। इंटरेस्टिंग बात यह है बड़ी कि महाराष्ट्र में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं मिल रहा, कांग्रेस का कोई उल्लेख ही नहीं कर रहा। उनका एक नाना भाई जरूर बोलता है बीच में वहाँ से, और वो खाली नाना भाई ही है। बाकी जो नाना भाई के अलावा एक और जो दिल्ली का नाना भाई है, वो तो उसमें चुनाव में न के बराबर गया, और पिंकी दीदी भी नहीं गई। तो बड़ा ही रोचक चुनाव संपन्न हो गया है। और अब जो बात चल रही है, 2-3 चीज़ों की तरफ मैं और हम लोग बात कर लें। हम बात ही कर रहे हैं, और लेकिन आप ये सुनने के बाद में फिर नीचे अपनी टिप्पणी में लिखा करो आपको क्या अच्छा लग रहा, क्या नहीं लग रहा। भाई मैं तो अपनी बात बोल रहा हूँ, मुझे कोई अपेक्षा किससे भी नहीं है, लेकिन नीचे आप लिखिए कि आपको कौन सी बात ठीक लगी और उसको और क्या करना चाहिए। अभी 23 नवंबर को आएंगे परिणाम, और 26 नवंबर महाराष्ट्र में सरकार गठन की आखिरी तारीख है। तो 26 नवंबर तक कोई न कोई एक दल और एक दल का एक नेता जा करके और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करना आवश्यक है। यदि वो दावेदारी तभी करेगा कि उसके पास बहुमत होगा। ये तो कुछ आएगा नहीं। अच्छा, ये भी सब मान के चल रहे हैं कि भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दल बन के उभरेगी, भले ही वो लगभग 149-150 सीट पे खड़ी हुई, लेकिन लगभग अभी जैसे उसको 105 सीटें आई थी, तो लगभग 105, 110, 115, 120 के लगभग सीट अभी उसकी भी लगभग 105 से 100 से 125 के बीच में सीट उसकी आएगी, और 15-20 सीटें भाई इसकी हमारे एकनाथ शिंदे जी की 20-25 भी आ सकती है, और 2-3 सीटें अजित पवार जी की है। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ
कि अजीत पवार जी के भरोसे पर तो सरकार गठन का सोचना ही नहीं। न तो वो दिमागी स्थिरता वो रख पाते हैं, उनका जहां मन करता है वहां पर वो उछल के चल पड़ेंगे। उनको अगर चाचा बुलाएंगे तो चाचा की तरफ चले जाएंगे, उनको अगर भतीजा बुलाएगा तो भतीजे की तरफ चले आएंगे। तो देवेंद्र फडणवीस बहुत गंभीर व्यक्ति है, और मुझे लगता है कि बीजेपी ये जो 3 दिन है, 3 दिन में उनका आकलन भी अपना चल ही रहा होगा, और सबसे बड़ा दल ही नहीं, सबसे बड़ा गठबंधन भी महायुति ही आएगा। और ये योजना अभी बना के, और 5-7 लोग ऐसे रहेंगे, जैसे वो बहुजन विकास अघाड़ी जिसने अभी हमारे उनका धमाका करवा दिया प्रकाश जी का, कि उस होटल में इतना पैसा लिया ने 5 करोड़ ने, मिले वहाँ 8 लाख ने, ये बांट दिए। तो मतलब कुल मिलाकर के वो चुनाव से पहले जो शोगुफ छोड़े जाते हैं वो काम हुआ। इन्होंने भी बिटकॉइन को लेकर के कर दिया कि जो सुप्रिया सुले जी के बिटकॉइन का पैसा इसमें लगा, तो ये तो चुनाव में होता है। अब जनता भी इन सब चीज़ों को जानती है, लेकिन वो मन इस बार महाराष्ट्र में भी बहुत पहले जनता बना चुकी थी अपना मन कि किसको वोट देना है, और किसको वोट देना है ये झारखंड में तो बहुत पहले बना चुकी थी। वहाँ की बेटियाँ जिस तरीके से जो विधर्मी उनके साथ षड्यंत्रपूर्वक आ रहे थे, उनके साथ शादियाँ कर रहे थे, और उनके साथ में अत्याचार हो रहा था, मतांतरण हो रहा था, धर्मांतरण हो रहा था, उनकी ज़मीनों को छीना जा रहा था, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत स्पष्ट थी। तो उसके कारण से बीजेपी ने तो केवल एक केवल वातावरण दे दिया, और ये तुरंत जैसे बाबा बोले बटेंगे तो कटेंगे, तो सबको तुरंत समझ में आ गया कि हम एक मुश्त होकर के साथ में अगर आगे नहीं बढ़े तो हम वापस वैसे ही बढ़ जाएंगे। और झारखंड का तो बड़ा गजब का किस्सा है, 24 साल हो गए, लेकिन आज तक एक भी दल कभी वहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो एक दफे 37 सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी आई थी, लेकिन 41 सीट लेके कोई नहीं आ पाया। 81 में से जिसके पास 41 सीट होगी वो झारखंड में बहुमत होना चाहिए। तो बहुमत तो लेके आते हैं, कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, कभी बीजेपी के साथ में कुछ अन्य छोटे मोटे दल। इस दफे भी हमारा उनका जनता दल यूनाइटेड और इसका ये जो बालक है रामविलास पासवान जी की, इसकी पार्टी और बीजेपी मिल करके और ये कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ही सबसे बड़ा दल है, इनको तो एक दो सीट दी है, तो पूरी संभावना है कि वहाँ तो बीजेपी अच्छे मार्जिन के साथ में झारखंड में आ जाएगी, आ ही रही है, और मेरी सूचना के हिसाब से भी आ रही है। और क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भाई उसके प्रभारी थे, चुनाव के झारखंड के प्रभारी थे, और हेमंत बिस्व शर्मा सह प्रभारी थे, तो दोनों सूरज और चंद्रमा की जोड़ी, राम लखन की जोड़ी वहाँ पर एक बहुत प्लानिंग वे। शिवराज जी के प्लानिंग का तो कोई जवाब ही नहीं होता है। तो शिवराज जी का कमाल वहाँ देखने को दिया, साइलेंट वर्कर है, चुपचाप उन्होंने जमीन पर काम किया, क्योंकि वो हारी हुई जीती को भी बाजी को भी जिताने की कला शिवराज जी को पता है, इसलिए उनका कहीं नाम नहीं आ रहा। मुझे एक दो बंदों ने कहा से कि शिवराज जी का कहीं नाम नहीं आ रहा है। मैंने कहा यही तो बात है, संघ ने और संगठन ने चुप रह के काम करना सिखाया जिनको है। ऐसे ही लोग होते हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं, लेकिन पता है कि जमीन पर किसने काम किया है, तो बड़ा काम अभी दिखाई देगा। तो वहाँ पर भी बढ़िया दिखे, यहाँ पर भी चाहे वो महाराष्ट्र में लाडली बहना, झारखंड में भी लाडली बहना, और ये सारी चीज़ें हैं। और वहाँ हेमंत सोरेन जी ने पहले से दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि बीजेपी ने उससे बढ़ करके योजनाएं लाडली बहना से लेकर के और सारी योजनाएं वहाँ पर उन्होंने भी घोषणा कर दी है। तो अब तो हर प्रदेश ऐसा करेगा, तो उसका असर बढ़िया जाना है, झारखंड में आना है, महाराष्ट्र में भी बढ़िया सा आना है। लेकिन अभी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे बहुत समझदार है, दोनों नेता, दोनों के साथ में संघ संगठन सब मिल करके और कुछ अन्य लोगों को जोड़ करके अभी से ही और मान के चलिए अभी से मैं बोल रहा हूँ कि अजीत पवार जी को माइनस करके चलना चाहिए। अजीत पवार जी को वो हर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं ना, एक्सटर्नल यूज ओनली, वहीं तक रखना। सारी प्लानिंग, सारी गणना, सारे संख्याएं इनके पास खुद की होनी चाहिए। उसकी प्लानिंग अभी से कर लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो बात बनेगी नहीं, और कब वो तकलीफ में डाल देंगे। वो तो ऐसा लगता है बाल हट उनके अंदर कहीं है, बच्चों जैसे हट वो करने लगते हैं
कभी कौन सा वक्तव्य भी बोल देते हैं। ठीक है, कभी लाड़ के बच्चे रहते हैं, लाड़ेले बच्चे, जैसे लाड़ का भाई रहता है ऐसे लाड़ का नेता भी रहता है। तो शरद पवार जी भी उनको लाड़ करते हैं, बीजेपी भी उनको लाड़ करती है। तो लाड़ लाड़ में कभी कभी बच्चा बिगड़ भी जाता है, तो ठीक रहेगा। और उत्तर प्रदेश में तो गजब बाबा का जादू चलेगा। और 23 को की शाम को जब मैं वीडियो डालूंगा तब जय जयकार होगी। भारत माता की जय।